A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTA Lucknow. And we are doing Indian Contract Act. We are going through the provisions. Directly from the provisions, we are trying to get at the meaning of the sections, the words and the expressions that have been used in the Act. So now section 19A says that when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. कंसेंट का मतलब होता है हामी भरना. अगर किसी एग्रीमेंट पर हामी हो जाती है तो हमने देखा था कि वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं जहां पर फ्री कंसेंट हो. कंसेंट यानी हामी फ्री मतलब जिसको फ्रीली लिया जाए बिना किसी दबाव के, प्रेशर के. और फ्री कंसेंट के बारे में हमने पीछे इसके पहले सेक्शन देखा है जिसमें कि फ्री कंसेंट को भी डिफाइन किया गया कि जहां पर ये 5 चीज़ें होती हैं वो फ्री कंसेंट नहीं होता है. और उसमें सेक्शन 14 में कहा गया है कि जहां पर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये चीज़ें जहां पे हैं वो फ्री कंसेंट नहीं है. और कंसेंट का मीनिंग भी हमने देखा था कि जब कोई हामी भरता है उसी मीनिंग से, यानी जो मीनिंग एक व्यक्ति ने समझा है वही मीनिंग दूसरे व्यक्ति ने भी समझा है, सेम सेंस में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो वो कंसेंट है. यहाँ पर 19A में ये कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट पर जो कंसेंट है अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से होती है तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से होती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है. लेकिन ऐसे कंडीशन में जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड. इसको वॉइड वही पार्टी करा सकती है जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से करा दी गई. अगर वो पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद भी तैयार है कंसेंट करने के लिए तो फिर वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर वो वॉइडेबल नहीं हो, फिर वो वॉइड नहीं होगा. वो वॉइडेबल केवल उस पार्टी के ऑप्शन पे है जिसकी कंसेंट कॉज की गई थी. अगर वो पार्टी खुश है इस बात से या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court as the court may seem just. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया जाता है उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो पूर्णतया सेट असाइड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा. कोर्ट जैसा न्यायपूर्ण समझते हैं, कोर्ट जैसा न्यायपूर्ण प्रतीत होता है कोर्ट को, उसके अनुसार कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है सेट असाइड किया जा सकता है. या तो वो एब्सोल्युटली सेट असाइड कर दिया जाएगा और या फिर अगर उस पार्टी ने जो कि उसको अवॉइड करा सकती थी उसको वॉइड घोषित करा सकती थी. एंटाइटल टू अवॉइड मतलब जो इस बात की हकदार थी कि वो वॉइड घोषित करा सकती थी उसको कोर्ट से, अगर उस पार्टी ने कोई उससे बेनिफिट ले लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इफ इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, तब जो सेटिसाइड होगा वो ऐसे शर्तों पे होगा, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा जो भी कोर्ट को जस्ट प्रतीत होंगे. यानी कि उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्णतया उसको सेटिसाइड कर दिया जाए, उसको पार्टली सेटिसाइड भी किया जा सकता है. या ये कह सकते हैं कि उसको उन शर्तों पे सेटिसाइड किया जा सकता है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेटिसाइड किया जा सकता है जो कोर्ट को न्यायपूर्ण प्रतीत होंगे. अब इसका इलस्ट्रेशन ये है कि ए का बेटा है
A's son has forged B's name. B का नाम उन्होंने प्रॉमिसरी नोट पे फोर्ज कर दिया. अब B अंडर थ्रेट है. B under threat of prosecuting A's son obtains a bond from A. B थ्रेटन करता है कि मैं A के बेटे को प्रोसिक्यूट कर दूंगा, और इस थ्रेट के अंतर्गत वो A से बॉन्ड ले लेता है. जो भी फोर्ज नोट का अमाउंट था उतने अमाउंट का वो बॉन्ड ले लेता है. तो अगर B ऐसे बॉन्ड पे सू करेगा तो कोर्ट उस बॉन्ड को सेट असाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बी थ्रेटन कर रहा है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है कि वो प्रोसिक्यूट कर देगा ए के सन को. तो ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके वो बॉन्ड ले रहा है, ये बॉन्ड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको 19A के तहत कोर्ट सेट असाइड कर देंगे. एक और जो इलस्ट्रेशन है, ए एक मनी लेंडर है जो 100 रुपये बी को देता है. ए मनी लेंडर होते हुए एडवांस करता है 100 रुपये बी को, और बी एक एग्रीकल्चरलिस्ट है, एग्रीकल्चर का कार्य करता है, एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी, और वो अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के बी को प्रेरित करता है कि वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे 200 रुपये का, विद इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ, जिसमें 6% का इंटरेस्ट भी शामिल हो. तो कोर्ट ऐसे बॉन्ड को सेटिसाइड कर देगा, क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत ये बॉन्ड लिया गया है, और वो बी को ऑर्डर करेगा कि वो 100 रुपये रीपे कर दें एक जस्ट इंटरेस्ट के साथ. तो तभी वो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई कि जैसा टर्म्स एंड कंडीशन जस्ट लगता है कोर्ट को, वो इम्पोज कर सकता है. तो ये जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ लगाई जा रही है कि बी 100 रुपये वापस कर दे और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दे, जो इंटरेस्ट वाली बात है वो जस्ट लग रहा है कोर्ट को, इसलिए वो टर्म कंडीशन यहाँ पे कोर्ट लगा रहा है. नाउ वी कम टू सेक्शन 20. सेक्शन 20 ये कहता है कि वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक. मिस्टेक आपने देखा था, मिस्टेक भी एक पॉइंट है जो कि फ्री कंसेंट को खत्म करता है. जहां पर भी दोनों पार्टियां जो एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उनको वो एक मिस्टेक के अंतर्गत हैं उस तथ्य वाले मैटर के मामले में, एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी एक तथ्य के विषय में एक मिस्टेक है उनकी, कोई गलती पे हैं, और ये जो तथ्य है ये एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल है. तो सेक्शन 20 कहता है कि जहां पर दोनों पार्टियां, एक पार्टी नहीं, एग्रीमेंट की दोनों पार्टियां गलती कर रही हैं और एक ऐसा तथ्य के बारे में गलती कर रही हैं जो एग्रीमेंट का एसेंशियल तथ्य है, यानी उस तथ्य के बिना वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और उस तथ्य के बारे में ही वो गलती कर रही हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा. ऐसा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. ये वॉइडेबल नहीं है. वॉइडेबल और वॉइड में फर्क है. जब हम कहते हैं वॉइड है तो यानी कि वो बना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, और जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ वॉइडेबल है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तो हम ये कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन उनमें से किसी एक पार्टी के इंस्टेंस पर, किसी एक पार्टी के कहने पे वो वॉइड करार दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा. अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि an erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact. अगर कोई चीज है जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, जैसे कोई चीज की बिक्री की बात हो रही है, अगर कोई ऐसी चीज है जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है और उस चीज के बारे में, उस चीज की वैल्यू के बारे में एक एरोनियस ओपिनियन है, एक गलती वाला मत है दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टियां एक गलती वाले मत पे हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, जिस वैल्यू पे वो एग्रीमेंट कर रही हैं उस वैल्यू के बारे में उनका जो ओपिनियन है वो एरोनियस है, वो सही नहीं है.
लेकिन वो ओपिनियन उनका है। तो ये जो ओपिनियन है भले ही गलत हो, लेकिन इसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा तथ्य के बारे में, क्योंकि वो कोई गलती नहीं है। उन्होंने एक मत बनाया है कि उनके हिसाब से, दोनों पार्टियों के हिसाब से एक वैल्यू है उस आइटम की। अब अगर उस आइटम की दोनों के हिसाब से एक वैल्यू है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो एब इनिशियो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में डीम टू बी ए मिस्टेक नहीं है, यानी कि मिस्टेक नहीं मानी जा सकती है। नॉट टू बी डीम टू मिस्टेक का मतलब वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। तो मिस्टेक कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये जो एरोनियस ओपिनियन है ये मिस्टेक नहीं है। इलस्ट्रेशन इसका है, ए एग्री करता है कि वो बी को बेचेगा एक स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स, सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, जो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है। ये माना जा रहा है कि वो जो गुड्स का कार्गो है वो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है, पहले शिप से आती थी चीज़ें। इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन, तो इससे ये निकल के आता है कि बार्गेन के दिन से पहले द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे, जो शिप कार्गो लेके आ रहा था वो घसीट के ले जाया गया, शायद वहाँ तूफान आ गया, वो इधर उधर हो गया, और जो गुड्स थे उनका लॉस हो गया, गुड्स वर लॉस्ट। नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, दोनों में से कोई भी पार्टी ये नहीं जानती थी कि शिप जो है वो कास्ट अवे हो गया है, उसको हवाएं इधर उधर ले गई हैं, और जो सामान है वो खो चुका है। तो पार्टियों की मिस्टेक थी ये मानने की गुड्स कार्गो आ रहा है, और ये मानते हुए उन्होंने अगर एग्रीमेंट कर लिया कि हम इतने इतने रेट पे ये माल खरीदेंगे, बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा, तो ये एक मिस्टेक है। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट है, और इसलिए ये जो एग्रीमेंट है ये सेक्शन 20 के तहत वॉइड है। 20B में कहा जा रहा है, ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, ए ये एग्री करता है कि बी से एक हॉर्स खरीदेगा। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, ये निकल के आती है बात कि जो हॉर्स था बार्गेन के समय, यानी जब वो लेन देन का समय आया, जब वो बात हो रही थी, नेगोशिएशन हो रहा था कितने रेट में खरीदना है, उस वक्त जो था एट द टाइम ऑफ द बार्गेन द हॉर्स वाज डेड, दो नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी इस तथ्य से अवगत नहीं थी कि हॉर्स मर चुका है, और इसलिए एग्रीमेंट वॉइड है। अब सी एक और एग्जांपल है, ए एंटाइटल था टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी, जब तक बी जिंदा है तब तक ए उसके एस्टेट के लिए एंटाइटल्ड है, एंड ही एग्रीज टू सेल इट टू सी, वो उस एस्टेट को सी को बेचने का के लिए एग्री कर लेता है सी के साथ। बट बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट हुई तो बी मर चुका था, बट बोथ पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, लेकिन दोनों में से कोई पार्टी इस बात को नहीं जानती थी, कि इस तथ्य को नहीं जानती थी कि बी मर चुका था, और इसलिए ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि बी के मरने के बारे में दोनों पार्टियां नहीं जानती, ना ए जानता था ना सी जानता था, और बी के जीवित रहने पर ही वो एस्टेट के लिए एंटाइटल था ए, तो चूंकि बी मर चुका था ए एंटाइटल्ड ही नहीं था उस एस्टेट के लिए, इसलिए वो बेच भी नहीं सकता था उसको, परंतु दोनों पार्टियां इससे अनभिज्ञ थीं, और इस वजह से एग्रीमेंट जो है वॉइड है। अब सेक्शन 21 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ द मिस्टेक्स इन लॉ, a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India.
अगर इस बारे में कोई गलती हो जाती है दोनों पार्टियों की कि लॉ क्या है, लॉ के बारे में कोई गलती, कोई मिस्टेक है, but a mistake of to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact. लेकिन इस बारे में मिस्टेक होना ऐसी लॉ के बारे में जो इन फोर्स नहीं है इंडिया में। अगर इंडिया में फोर्स में है तो उस पर अगर मिस्टेक हो जा रही है तो क्योंकि हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि लॉ को जाने, इसके पीछे ये सोच है, तो इसलिए अगर कोई गलती लॉ के बारे में हो रही है जो इन फोर्स है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता कि हमें पता ही नहीं था कि लॉ क्या है था, इसलिए हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही मिस्टेक हो गई हो लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया के ग्राउंड पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कराया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी अगर मिस्टेक है जो कि एक ऐसे लॉ के बारे में जो इन फोर्स नहीं है, तो वो लॉ है ही नहीं, वो तो फैक्ट है। क्योंकि वो लॉ ही नहीं है, तो उसके बारे में अगर मिस्टेक होती है तो इट इज़ जस्ट एज इफ वो एक फैक्ट के बारे में मिस्टेक हो रही है। तो अगर फैक्ट के बारे में मिस्टेक हो रही है तो उस पर फिर रूल जो सेक्शन 19 है वो अप्लाई कर जाएगा, सेक्शन 20 अप्लाई कर जाएगा कि अगर दोनों पार्टियां मैटर ऑफ फैक्ट पर मिस्टेक पे हैं, और ये मैटर ऑफ फैक्ट लेकिन अगर एसेंशियल है, एसेंशियल होना भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल है और मिस्टेक है मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में, और दोनों पार्टियां जो एग्रीमेंट किए हैं वो मिस्टेक पे हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। अब इसका एक एग्जांपल है कि जो मिस्टेक एज टू लॉ इन्फोर्स के बारे में, और इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द एरोनियस बिलीफ, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक गलत विश्वास पे आधारित है, दैट a particular debt is barred by the Indian law of limitation, कि एक जो डेट है वो इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है उसके अंतर्गत अब वो बार हो चुकी है, अब वो वापस नहीं ली जा सकती। ये बिलीफ है, लेकिन ये बिलीफ गलत था और कॉन्ट्रैक्ट इसी बिलीफ पे ग्राउंडेड था, तो क्योंकि ये एरोनियस बिलीफ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। एक एरोनियस बिलीफ, एन एरोनियस ओपिनियन जैसे है यहाँ पे लिखा है, ये चीज एक्सप्लेनेशन से कवर होती है कि अगर कोई एरोनियस ओपिनियन है, एरोनियस ओपिनियन एरोनियस बिलीफ भी हो सकता है, अगर कोई एरोनियस बिलीफ है तो एरोनियस ओपिनियन तो है ही है, क्योंकि बिलीफ एक ओपिनियन तो होता ही है, ओपिनियन होने के बाद जब और स्ट्रांग हो जाता है ओपिनियन तो बिलीफ बनता है। तो इसलिए कोई भी अगर एरोनियस बिलीफ है और एरोनियस ओपिनियन है केवल एक पर्टिकुलर डेट के बारे में, तो वो जो है उसको इट विल नॉट डीम टू बी अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर डेट जो है वो उसके बारे में एरोनियस बिलीफ है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं। और अगर ये सवाल उठता है यहाँ पे कि इस एग्जाम्पल में कि अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये एरोनियस ओपिनियन वैल्यू के बारे में है उस चीज़ की, तो इसका जवाब भी हाँ होगा, क्योंकि अगर वो टाइम बार हो गया है इसका मतलब अब उसका वैल्यू 0 है, तो वैल्यू पे एक एरोनियस बिलीफ है। अब आते हैं 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पार्टियों मिस्टेक पे नहीं है, अगर एक ही पार्टी मिस्टेक पे है, a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact। अगर पार्टियों में से एक पार्टी मिस्टेक पे थी किसी मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में, और महज इसलिए
कि उनमें से एक पार्टी मिस्टेक पे थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो सकता। जब तक दोनों पार्टियां मिस्टेक पे नहीं होंगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अब आते हैं 23 पे। व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। क्योंकि इसको जानना क्यों जरूरी है, लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन। और डेफिनेशन जहां पे हमने कहा था कि जो कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर आपने देखा था कि जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो और जिसका कंसिडरेशन लॉफुल है वही जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसलिए उसी संदर्भ में अब इस सवाल का जवाब यहां दिया जा रहा है कि कौन से ऐसे कंसिडरेशंस हैं या कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉफुल माने जाएंगे और कौन से ऐसे कंसिडरेशंस हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉफुल नहीं माने जाएंगे। सो द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन जिसके इवज में, जिसकी वजह से किया जा रहा है वो एग्रीमेंट, या उसका जो उद्देश्य है वो लॉफुल माना जाएगा जब तक कि ऐसा ना हो। यानी कि ये चीजें अगर हैं तो वो लॉफुल नहीं होगा कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई भी चीज अगर होती है। तो पहली बात कि अगर वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, लॉ के द्वारा मनाही है उसकी, तो इसलिए वो डेफिनेटली अनलॉफुल है। या वो ऐसे नेचर का है, इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इस प्रकृति का है वो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कि अगर उसको परमिट कर दिया गया तो वो किसी लॉ के प्रावधान को डिफीट कर देगा, किसी लॉ के प्रावधान को क्रियान्वित नहीं होने देगा। और तीसरा कहा जा रहा है 23 के अंतर्गत कि अगर वो फ्रॉडुलेंट है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन तो भी वो अनलॉफुल है। चौथा है कि अगर इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर वो ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है जिसमें शामिल है कि कोई दूसरा पर्सन या दूसरा कोई किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाएगी, या उसमें या तो इंजरी इन्वॉल्व होती है या इंजरी इंप्लाई होती है, यानी उसके द्वारा इंजरी करने की कोशिश की जा रही है, या उस कॉन्ट्रैक्ट को करने में शामिल है ये इंजरी से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजर करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या इंजर करने की मंशा से हो रहा है जिससे कि इंप्लाई हो रही है कि आगे इंजरी होगी, तो वो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है। किसी को इंजर करने के लिए करने का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और या फिर द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, या कोर्ट इसको समझता है कि वो अनैतिक है या जो सरकारी नीति है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है। सरकारी नीति के अगर विपरीत है कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, या फिर अगर वो इमोरल है तो भी वो अनलॉफुल है। एंड इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। इन पांचों प्रत्येक केसेस में जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल कहा जाएगा, अनलॉफुल कहा जाता है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। और हर ऐसा एग्रीमेंट जिसका कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये बात तो पहले भी आ चुकी है। अच्छा, फ्रॉड को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है तो वहां से उसका मीनिंग उद्धृत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी बातें काफी साफ हैं इसमें। इलस्ट्रेशन को आप देखिएगा, इफ देयर इज एनी डाउट तो उसको रेज करिएगा। डाउट रेज करने के लिए आपके पास बहुत सारे जरिए हैं। एक तो आप दक्ष कनेक्ट फोरम पे जा सकते हैं डाउट रेज करने के लिए, वहां पे लॉग इन करके अपने बात को कह सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं कोई भी डाउट हो। उसके अलावा आप यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप किसी भी, जब कोई लेक्चर चल रहा है तो वहां पे हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
और उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो कोई भी जवाब जो सबके इंटरेस्ट का होगा मैं उसको बाद में सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ओके, अब आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 इज void agreements. Now, if any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void. यहां पे कहा जा रहा है अगर एक पार्ट भी किसी भी एक कंसिडरेशन का, पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल होना जरूरी नहीं है, अगर उसका एक पार्ट भी सिंगल कंसिडरेशन का, चाहे वो एक उद्देश्य के लिए हो चाहे कई उद्देश्यों के लिए हो, अगर वो अनलॉफुल है, या फिर कोई एक या कोई पार्ट जो है किसी भी एक कंसिडरेशन का, कई सारे कंसिडरेशन अगर हैं एक ऑब्जेक्ट के। पहले केस में यह है कि अगर कंसिडरेशन एक है और ऑब्जेक्ट कई है, तो कहा जा रहा है कि उस कंसिडरेशन का एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर कंसिडरेशन कई हैं और ऑब्जेक्ट उनका एक ही है, उद्देश्य उनका एक ही है, तो उन कंसिडरेशनों में से किसी भी एक कंसिडरेशन का कोई भी अगर एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड है। इलस्ट्रेशन के रूप में ये प्रॉमिस करता है कि वो सुपरिंटेंड करेगा, यानी सुपरवाइज करेगा बी के बिहाफ पे इंडिगो का या नील का जो लीगल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको वो सुपरवाइज करेगा, एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, और दूसरे वस्तुओं में जो इलीगल ट्रैफिक हो रहा है उसको भी वो सुपरवाइज करेगा। नाउ बी promises to pay to A a salary of 10,000 rupees a year. बी ये वायदा करता है कि वो ए को 10,000 रुपए की सैलरी देगा। तो दिस इज अ कंसिडरेशन। द एग्रीमेंट इज void. The object of A's promise and the consideration for B's promise being in part unlawful. क्योंकि जो ए की प्रॉमिस का जो उद्देश्य है, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि, हालांकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिगो के मैन्युफैक्चर को तो सुपरवाइज करूंगा ही, लेकिन उसने जो इलीगल ट्रैफिक है उसको भी सुपरवाइज करने के लिए कहा। तो उसका जो उद्देश्य है उसमें से एक पार्ट जो है वो अनलॉफुल, यानी जो इलीगल ट्रैफिक को सुपरवाइज करने की बात है वो उसकी अनलॉफुल है, और इसलिए उसके जो उद्देश्य में से एक पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, उसकी प्रॉमिस का जो एक पार्ट है वो अनलॉफुल है। और जो कंसिडरेशन है बी की प्रॉमिस का, कि बी ने प्रॉमिस किया है कि वो सैलरी देगा उसके लिए, तो अगर एक इलीगल काम के लिए सैलरी दे रहा है वो, तो उसके कंसिडरेशन का एक पार्ट भी यहाँ पे अनलॉफुल है, क्योंकि वो अनलॉफुल काम के लिए सैलरी दे रहा है। इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है। अब आते हैं सेक्शन 25। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, or is a promise to compensate for something done, or is a promise to pay a debt barred by limitation law. यहां पे एक बात आ रही है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है ही नहीं, तो वो कैसे ऐसे केसेस होंगे जहां पे वो वॉइड नहीं होगा। वैसे तो एक बात साफ कर दी गई कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसका कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, वो तो वॉइड होता है। बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, परंतु कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन का एग्रीमेंट वॉइड ना हो। तो ये कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ये कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जहां पे बिना कंसिडरेशन के का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होता। और वो परिस्थितियां दी हैं 1, 2, 3 यहाँ पे।
एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, कब वो वॉइड नहीं होगा? इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर उसको, उस एग्रीमेंट को राइटिंग में एक्सप्रेस किया जाता है और जो भी लॉ टाइम बीइंग के लिए फोर्स में है उसके तहत उसको रजिस्टर भी कर दिया जाता है, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लॉ है उसके तहत उस डॉक्यूमेंट को लिख के रजिस्टर भी कर दिया जाता है, और तथा वो एक स्वाभाविक लव और अफेक्शन से वो किया गया है दोनों पार्टियों के बीच में, ऐसी पार्टियों के बीच में जो कि एक तरह से पास के रिलेशन में है एक दूसरे से, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर। अगर दो पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे से नज़दीकी रिलेशन में हैं और उनके बीच में एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है दोनों पार्टियों के बीच में, तो उस नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से अगर वो एक राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो जो एग्रीमेंट होगा उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन है। भाई मैं किसी को कोई चीज़ देना चाहता हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं प्यार और मोहब्बत से, सद्भाव से कोई चीज़ देना चाहता हूँ तो उस केस में मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कर रहा हूँ वो काम, उसके लिए मुझे कोई चीज़ वापस में नहीं चाहिए। कंसिडरेशन होता है कि उसके इवज में कोई चीज़ चाहिए मुझे तो वो कंसिडरेशन होगा, तो कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं, केवल देना देना है। और अगर ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का एग्रीमेंट अगर राइटिंग में कर दिया जाता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से, तो वो भी एक वो वॉइड नहीं होगा, यानी वो एक फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जब वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं किसी से कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है, अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग, किसी ने खुद ब खुद कुछ मेरे लिए किया है और उसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुमको कॉम्पेंसेट करूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, और समथिंग विच द प्रॉमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू, या मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जो कि प्रॉमिसर लीगली कंपेलेबल है, जिसको प्रॉमिसर को कंपेल किया जा सकता है करने के लिए, वो प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि या तो मैं प्रॉमिसर के लिए कर रहा हूं, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर के लिए किसी ने कोई काम कर दिया है और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, या तो होली कॉम्पेंसेट करने के लिए या पार्ट में कॉम्पेंसेट करने के लिए, प्रॉमिसर एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको इसके लिए कॉम्पेंसेट करूंगा, या इट इज समथिंग विच द प्रॉमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू, या प्रॉमिसर लीगली कंपेलेबल था, उसको कंपेल किया जा सकता था उसको करने के लिए, और वही प्रॉमिस वो कर रहा है जिसके लिए अगर वो प्रॉमिस नहीं भी करता तो उसको कंपेल किया जा सकता था। तो अगर उसको वैसे ही कंपेल किया जा सकता था तो भी वो वॉइड नहीं है, और अगर वो कंपेल नहीं भी किया जा सकता था लेकिन वो कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है तो भी वो वॉइड नहीं है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे देयर इज नो कंसिडरेशन, कि जो कॉम्पेंसेट करने की बात वो कह रहा है वो दूसरे व्यक्ति ने तो वॉलंटरीली उसके लिए किया था कुछ, ठीक है, तो उसके कंसिडरेशन में वो नहीं है कि भाई तुम अगर वॉलंटरी करोगे तब मैं ये करूंगा, इस टाइप की कोई बात नहीं है, कंसिडरेशन नहीं। ना तो उसने जो वॉलंटरीली किया वो किसी कंसिडरेशन की वजह से किया, ना ये जो प्रॉमिस कर रहा है वो किसी कंसिडरेशन की वजह से है, ये भी अपना स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहां पे भले ही कंसिडरेशन नहीं है लेकिन जो गिव एंड टेक है वो इन्वॉल्व है कुछ, तो इसलिए ये भी एक वॉइड नहीं हो सकता है एग्रीमेंट, भले ही राइटिंग में ना हो, तो ये वॉइड नहीं। और या फिर इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विथ,
or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits. एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है, राइटिंग में कर रहा है और उसको साइन करके कर रहा है, साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज विथ, चार्ज देयर विथ यानी जिस पे भार आएगा उस प्रॉमिस का, वो पर्सन उसको साइन कर रहा है या उसका एजेंट उसको साइन कर रहा है। ऐसा एजेंट जो कि या तो जनरली ऑथराइज किया गया या खास तौर पे उसी काम के लिए ऑथराइज किया गया हो, साइन करके खुद या अपने एजेंट के द्वारा अगर कोई ये प्रॉमिस कर रहा है, राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जो डेट ओ करता था, जैसे जो मैंने लोन ले रखा था, मैं उसका पूरा या पार्ट पेमेंट कर दूंगा, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। भले ही जो क्रेडिटर है वो उसका इन्फोर्स करा सकता था पेमेंट अगर लॉ फॉर लिमिटेशन ऑफ सूट्स नहीं आती, यानी कि टाइम बार हो गया है वो, अगर लॉ फॉर लिमिटेशन आ गई है इसलिए जो क्रेडिटर है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है। ऐसे कंडीशन में जो डेटर है वो प्रॉमिस दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है और अपने द्वारा या अपने एजेंट से साइन करा के राइटिंग में दे रहा है कि भले ही लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट ने बार कर दिया है डेट को, उसके बावजूद जो है मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा या पूरा करूंगा या पार्ट में करूंगा। अगर वो इस टाइप का प्रॉमिस करता है तो इसका भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई बन जाती चीज तो इट इज एनफोर्सेबल अंडर लॉ, ये बात हमको ध्यान में रखनी। ऐसे 25(1) में जो बात आ रही कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई पार्टीज के बीच में जो नियर रिलेशन में है, जैसे इसको गिफ्ट डीड भी इसके अंतर्गत आएगी। तो जो गिफ्ट कभी कोई चीज की जाती है अगर राइटिंग में एक्सप्रेस करके और रजिस्टर करके किया जाता है तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल। इन एनी ऑफ द केसेस सच एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी इन 3 केसेस में अगर मामला आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो 25(2) है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे राइटिंग में होना कोई जरूरी नहीं है। इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट। अगर दोनों पार्टी मानती हैं कि हाँ इस तरह की प्रॉमिस की गई थी, रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, मान लो कागज में ही लिख दिया है, दोनों पार्टियां उस पर एग्री करती हैं, कागज पे नहीं भी लिखा है, ओरली भी हो सकता है कि तुमने मेरे लिए खुद स्वयं से कुछ किया था और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसको कॉम्पेंसेट करूंगा, चाहे थोड़ा सा या पूरा। और वो ऐसी चीज है अगर जो अगर मैं प्रॉमिस तुम्हें ना भी करूं तो भी तुम मुझसे कंपेल करा लोगे, क्योंकि लॉ ऐसा कहती है कि तुमने मेरे लिए ऐसी चीज कोई कर दिया कुछ काम, और अब जो है मैं अगर तुमको कॉम्पेंसेट नहीं करूंगा तो तुम कोर्ट से भी करवा लोगे। अगर ऐसी कंडीशन में मैं वो प्रॉमिस कर देता है कि हाँ मैं कॉम्पेंसेट करूंगा, तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। Nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. और इस सेक्शन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके द्वारा डोनर और डोनी के बीच में अगर गिफ्ट एक कर दिया गया है किसी को तो उसकी वैलिडिटी इस सेक्शन के द्वारा अफेक्ट नहीं होगी। इन डोनर और डोनी के बीच में अगर कोई गिफ्ट हो जाता है जो एक्चुअली कर दिया गया है, यहाँ पे एक्चुअली मेड का मतलब कि वो गिफ्ट ऑलरेडी कर दिया गया, यानी वो घटना घटित हो गई। अगर वो राइटिंग में होता, रजिस्टर्ड होता और नेचुरल लव एंड अफेक्शन से गिफ्ट किया जाता, दिया नहीं है अभी, केवल एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो भी वो एनफोर्सेबल होता। और जहां पे वो एक्चुअली कर भी दिया गया है, गिफ्ट दे दिया गया है, दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि गिफ्ट दे दिया गया है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और इस सेक्शन में वो अटैक नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि वैलिडिटी पे कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो गिफ्ट कर दिया गया, दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि वो करा गया गिफ्ट, इट इज अ गिफ्ट, और वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया। भले ही वो राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं था, लेकिन चूंकि गिफ्ट कर दिया गया, तो अगर कोई गिफ्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि राइटिंग में नहीं था और रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली कर दिया गया।
और एक्सप्लेनेशन 2 में बात आ रही है कि एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसपे जो प्रोमिसर का कंसेंट है वो फ्रीली दे दिया जाता है, इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, वो केवल इस महज इसलिए वॉइड नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। भाई फ्री कंसेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है, देयर इज अ फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन पूरा नहीं है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इस ग्राउंड पे कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है। कंसिडरेशन है तो सही, भले इनएडिक्वेट हो, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. भले ही कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, वो एग्रीमेंट तो वॉइड नहीं है। हालांकि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन केवल अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, तो वो पर्याप्त कारण नहीं है कि वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। परंतु जब कोर्ट के सामने मामला आता है तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट था, इस बात को मद्देनजर कोर्ट इस बात को ध्यान में रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को तय करने के लिए कि क्या कंसेंट जो था वो फ्री था कि नहीं था। फ्री कंसेंट को तय करने के लिए वो कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी को मद्देनजर रख के डिसीजन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो हमेशा वो यही डिसीजन लेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं था, लेकिन ये भी एक पॉइंट होगा कंसिडर करने वाला, इसको अकाउंट में लेना पड़ेगा कि कंसिडरेशन भाई क्यों इनएडिक्वेट था, क्यों पर्याप्त कंसिडर, क्या ऐसा तो नहीं था कि दूसरे पार्टी का कोई फ्री कंसेंट नहीं था और उसको बिना पूरा पैसा दिए उसका माल लिया जा रहा है। तो इस बात को मद्देनजर रख के फ्री कंसेंट को तय किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, परंतु केवल इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना पर्याप्त कारण नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अब आते हैं 27 पे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर मैरिज को रोकने के लिए किया जाता है ऑफ एनी पर्सन, कि किसी पर्सन से एग्रीमेंट किया गया कि तुम मैरिज नहीं करोगे, तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी की मैरिज को रोकने के लिए किया जाता है, कोई मैरिज ना करे सिवाय माइनर के, अदर देन अ माइनर, इज वॉइड। क्योंकि माइनर की मैरिज ये मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, माइनर की मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये थॉट है, तो इसलिए अदर देन अ माइनर लिख दिया कि अगर माइनर के केस में कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है कि फलाना माइनर है तो उसकी मैरिज नहीं की जाएगी, माइनर जब तो वो माइनर है, अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है कि वो माइनर है और उसकी मैरिज नहीं की जाएगी तो वो वॉइड नहीं है। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है कि एक व्यक्ति मेजर है, उसकी मैरिज नहीं की जाएगी या वो अपनी मैरिज नहीं करेगा, तो वो वैसा एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि मैरिज एक मूलभूत राइट कह सकते हैं, या एक ऐसी चीज जिससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए किसी को, एक एग्रीमेंट बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट। अब आते 27 पे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एवरी एग्रीमेंट by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है कि दूसरे को रेस्ट्रेन करते हुए कि आप एक लॉफुल प्रोफेशन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे या कोई ट्रेड या बिजनेस को किसी भी तरह के नहीं करेंगे, इस तरह का जो एग्रीमेंट है, उस हद तक जहाँ तक वो रेस्ट्रेन कर रहा है एग्रीमेंट लॉफुल प्रोफेशन को एक्सरसाइज से या ट्रेड से या बिजनेस से, उस हद तक वो वॉइड है। और इसमें एक्सेप्शन ये है कि one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business. कोई भी, अगर एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई व्यक्ति गुडविल बेच रहा है बिजनेस का, एक व्यक्ति ने बिजनेस का गुडविल बना रखा है
तो गुडविल भी एक तरह का एसेट होता है जो सम वो धीरे धीरे बिजनेस करते करते और बिजनेस जब मशहूर हो जाता है तो उसके नाम पे माल बिकने लगता है, तो उसका एक गुडविल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का गुडविल बेच रहा है तो जो भी बेच रहा है अपने गुडविल, वो बायर को ये एग्री कर सकता है, जो भी बाय बाय कर रहा है उसके गुडविल को, उसके साथ वो एग्री कर सकता है कि वो रिफ्रेन करेगा, यानी कि दूर रहेगा फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, कि वो उसी तरह के बिजनेस को एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंतर्गत करने से रिफ्रेन करेगा, so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein, जब तक कि वो बायर या कोई भी पर्सन जो उस बायर से अपना टाइटल को डिराइव कर रहा है गुडविल के लिए, वो जो पर्सन है अगर उसी तरह के बिजनेस को चला रहा है, कैरीज ऑन अ लाइक बिजनेस देयर इन, यानी उस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में अगर उसी तरह का बिजनेस बायर या उसके द्वारा जो भी डिराइव कर रहा है उस गुडविल का टाइटल वो चला रहा है, तो जो सेलर है वो ये प्रॉमिस कर सकता है या वो ये कह सकता है, एग्री कर सकता है कि मैं इसी तरह का बिजनेस उन्हीं स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में नहीं चलाऊंगा, बशर्ते कि सच लिमिट्स अपेयर टू द कोर्ट रीजनेबल, बशर्ते ये कि जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की बात हो रही है वो कोर्ट को भी रीजनेबल लगती है, और अगर अनरीजनेबल लिमिट्स हैं, यानी पूरे विश्व में ये नहीं चलाऊंगा, कोई ये हो जाए पूरे ब्रह्मांड में बिजनेस नहीं चलाऊंगा, तो वो अनरीजनेबल लिमिट हो जाती है। और जो रीजनेबिलिटी है, जो लिमिट की स्पेसिफाइड लोकल लिमिट की जो रीजनेबिलिटी है, ये उस बिजनेस को के नेचर को देख के तय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, रिगार्ड बीइंग हैड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस को मद्देनजर रख के ये डिसाइड किया जाएगा कि जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की यहाँ बात की जा रही है, क्या वो रीजनेबल लिमिट्स हैं, और क्या उन रीजनेबल लिमिट्स में सेलर एग्री कर रहा है कि मैं उसी तरह के बिजनेस को नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह से जब भी आप कोई बिजनेस को बेचते हैं, तो जब आप एक बिजनेस को बेच रहे हैं, अगर आप वही बिजनेस चलाते रहेंगे, तो जिसको आप बिजनेस बेच रहे हैं उसने तो अच्छा दाम खरीद के बिजनेस का गुडविल आपसे लिया था, और आप भी उसी तरह का बिजनेस चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह का जो कंपटीशन है, ये जो एग्रीमेंट आपका हुआ है उसमें आपने पैसा ले लिया उससे गुडविल का, उसके बाद आपके लिए सही नहीं है कि आप वो बिजनेस वहाँ पे चलाएं। आपको वहाँ पे एक सेलर को उस बिजनेस से हट जाना चाहिए, क्योंकि उसने गुडविल का पूरा पैसा ले लिया है। अब ये उसको मान के चलना चाहिए कि अब उसका कोई गुडविल नहीं है। अगर किसी का गुडविल नहीं है और मार्केट में सामान बेचने बैठे, उसके नाम से कोई नहीं आएगा उसका माल खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो उसी तरह का बिजनेस चला रहा है, तो भले ही वो नाम नहीं भी यूज़ कर रहा, अपना नाम भी यूज़ करेगा और कहेगा कि हाँ मैं उस नाम से बिजनेस पहले चलाता था, तो सब लोग आएंगे उससे माल खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो गुडविल जो उसने बेच दिया उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसके वजह से ये एक्सेप्शन यहाँ पे डाला गया। अब आते 28 है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई एग्रीमेंट अगर एवरी एग्रीमेंट by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights। कोई अगर एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है जो किसी भी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो अपने जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत जो राइट्स हैं उनको एनफोर्स नहीं कर सकता, जो भी आमतौर पे लीगल प्रोसीडिंग होती हैं ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स में उनके द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, या जो उस समय को लिमिट कर देता है जिसके अंतर्गत वो ऐसे राइट्स को इन्फोर्स कर पाएगा, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। चाहे वो समय को रिस्ट्रिक्ट करे जब वो इन्फोर्स कर सकता है राइट्स, या राइट्स को एब्सोल्युटली उल्टा रिस्ट्रिक्ट कर दे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो भी राइट होते हैं उनको लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा प्राप्त करने के लिए, एनफोर्स करवाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दे, या उसका टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। दूसरा एग्रीमेंट कैसा वॉइड है? एग्रीमेंट जो कि एक्सटिंग्विश करता है राइट्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लायबिलिटी
under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights. एक ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट पे की, जब एक स्पेसिफाइड पीरियड निकल जाएगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी उसके राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड अगर लिखा हुआ है कि उसके राइट एक्सटिंग्विश हो जाएंगे या वो पार्टी उस एग्रीमेंट से डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर उसके राइट्स के अलावा उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो बरी हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है वो डिस्चार्ज अगर हो जाएगा स्पेसिफाइड पीरियड के बाद किसी भी लायबिलिटी से, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वो जैसे ही वो स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर होता है और उसके द्वारा उसके जो राइट्स का एनफोर्समेंट है रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा जा रहा है कि उसके राइट्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगे स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तुरंत नहीं होंगे, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हो जाएंगे, या अपनी जिम्मेदारी से वो वंचित हो जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस तरह की बात अगर किसी भी एग्रीमेंट में लिखी जाती है तो इसलिए लिखी जाती है कि वो उसके राइट्स को एनफोर्स करने को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, सो एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स इज वॉइड टू द एक्सटेंट। वो उस हद तक, जिस हद तक वो ऐसा करती है तो वो उस हद तक वो एग्रीमेंट वॉइड है। उसके बाद एक्सेप्शन है इसमें कि दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच 2 or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred. तो किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में जाए, कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाए, ये बड़ी वैध चीज़ होती है। आर्बिट्रेशन पूरी लॉ है, आर्बिट्रेशन को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि ये जो सेक्शन है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल घोषित नहीं करता या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल नहीं करार देता या उसको इलीगल नहीं रेंडर कर देता, नहीं बना देता इलीगल, जिस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा 2 या उससे ज़्यादा लोग आपस में एग्री करें कि कोई भी अगर डिस्प्यूट जो अराइज करेगा उनके बीच में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में कोई अगर विवाद उत्पन्न होगा उन दोनों के बीच में, उस विवाद को वो आर्बिट्रेशन को रेफर कर देंगे। आर्बिट्रेशन को रेफर कर देंगे, इसका प्रोसीजर है कि बीच का आदमी होता है जो कि दोनों को सुनता है और दोनों के बीच में बीच बचाव करता है, उनको एग्रीमेंट पे लाने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी अच्छी न्यायिक प्रक्रिया है जिससे कि कोर्ट्स के सामने विवाद पे बहस या झड़प नहीं होती है और आर्बिट्रेशन से जो है बिना कोर्ट में जाए मसले प्यार और मोहब्बत से सॉल्व हो जाते हैं या रीजनेबल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। एंड दैट ओनली द अमाउंट अवार्डेड इन सच आर्बिट्रेशन, और अगर वो ऐसा एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि जो अमाउंट आर्बिट्रेशन द्वारा अवार्ड किया जाएगा, that only that amount which is awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred. इस प्रकार से जो भी डिस्प्यूट रेफर किया गया है उसके द्वारा आर्बिट्रेशन को रेफर किया गया है, तो केवल वही अमाउंट जो अवार्ड किया गया था ऐसे आर्बिट्रेशन में वही रिकवरेबल होगा। अगर ऐसा भी प्रोवाइड किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी इलीगल नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ राइट्स का एनफोर्समेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। तो जो ऑर्डिनरी चैनल्स हैं, कोर्ट के ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स हैं या यूजुअल जो लीगल प्रोसीडिंग है, उसको अवॉइड करने की तो बात हो रही है, लेकिन उसके इवज में एक दूसरा सोल्यूशन दिया जा रहा है, आर्बिट्रेशन का सोल्यूशन। तो इसलिए जहाँ पर भी ऐसे लिखा है इसको सेव किया जा रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेव करने के लिए एक्सेप्शन दिया गया, उसको बचाने के लिए दिया गया। Exception 2, saving of the contract to refer questions that have already arisen. Nor shall this section render illegal any contract in writing
by which two or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or affect any provision of any law in force for the time being as to references to arbitration. और ये सेक्शन जो है वो इलीगल नहीं रेंडर करेगा किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी जो राइटिंग में होगा जिसके द्वारा दो या उससे ज़्यादा पर्सन ये एग्री करेंगे कि वो आर्बिट्रेशन को रेफर कर देंगे कोई भी क्वेश्चन जो उनके बीच में होता है जो पहले से अराइजन है। ये जो इसके ऊपर एक्सेप्शन जो था वो है विच में अराइज, यानी बाद में अराइज करेगा, और यहाँ पर है कि जो पहले से अराइजन है अगर क्वेश्चन उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट, उस पर वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। इस तरह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड कि वो बशर्ते कि वो राइटिंग में हो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया जाता है कि जो क्वेश्चन पहले से अराइज कर चुका है हम दोनों के बीच में, उसको हम आर्बिट्रेशन ले आ सकते हैं, तो उसको भी सेव किया जा रहा है यहाँ पे। और अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू रेफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। और इसके साथ ही और उसके साथ ही ये जो सेक्शन है किसी ऐसे प्रोविजन ऑफ लॉ को भी अफेक्ट नहीं करेगा जहां पर आर्बिट्रेशन का रेफरेंस है। तो इसको इस तरह रीड करना चाहिए कि नॉर शैल दिस सेक्शन, है ना, यहाँ कोई नॉर लिखा है, नॉर के बाद यहाँ और आ रहा है, और ना ही ये सेक्शन अफेक्ट करेगा किसी भी ऐसे लॉ के प्रोविजन को जो फोर्स में है टाइम बीइंग में, जो कि आर्बिट्रेशन में रेफरेंसेस के विषय पे है। तो उन लॉज को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो आर्बिट्रेशन वाली लॉज हैं, यानी आर्बिट्रेशन की लॉ जो हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि आर्बिट्रेशन के खिलाफ ऐसा लिख दिया जाए एग्रीमेंट में कि आर्बिट्रेशन में आप नहीं जा सकते। तो एक तरह से ये आर्बिट्रेशन वाली लॉ को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके बाद एक्सेप्शन 3, दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय विच एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टिपुलेट अ टर्म इन ए गारंटी और एनी एग्रीमेंट making a provision for guarantee of for extinguishment of the rights or discharge of any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period, which is not less than 1 year, from the date of occurring or non-occurring of the specified event, for extinguishment or discharge of any such party from the said liability. Saving of a guarantee agreement of a bank, बैंक की जो गारंटी एग्रीमेंट होती है उसको सेव करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सेक्शन है वो इलीगल नहीं रेंडर करेगा किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो राइटिंग में है जिसके द्वारा कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल संस्था है, वो एक स्टिपुलेट अ टर्म इन ए गारंटी और एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट वो करती है या कोई गारंटी करती है तो उसमें एक टर्म मतलब एक पीरियड को स्टिपुलेट करती है वो, मेकिंग अ प्रोविजन फॉर गारंटी फॉर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट्स, और जिसमें वो एक ऐसा प्रावधान करती है कि जिसके द्वारा वो ऐसा प्रावधान करती है कि अगर राइट एक्सटिंग्विश हो जाते हैं तो वो गारंटी किए जाएंगे, या कोई पार्टी अगर डिस्चार्ज होती है उस एग्रीमेंट में वो भी गारंटी किया जाता है किसी भी लायबिलिटी से अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गारंटी और एग्रीमेंट, उस गारंटी के तहत या उस एग्रीमेंट के तहत जो किया जा रहा है गारंटी और एनी एग्रीमेंट, उसमें अगर प्रावधान किया जा रहा है कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स या पार्टी के डिस्चार्ज को किसी लायबिलिटी से गारंटी किया जाएगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के एक्सपायरी के बाद।
जो कि 1 साल से कम नहीं होगा, उस तारीख से जब कोई स्पेसिफाइड इवेंट घटित होता है या कोई स्पेसिफाइड इवेंट नहीं घटित होता है जिसके द्वारा जो राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश होते हैं या लायबिलिटी से कोई पार्टी डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ पे ये है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक गारंटी दे सकते हैं और उनकी बैंक गारंटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी उसको सेव करने की जो जो ज़रूरत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर देखें 28A और बी में क्या लिखा हुआ है। 28B में खास तौर पे लिखा हुआ है जहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट जो कि किसी के राइट को एक्सटिंग्विश कर देगी या किसी पार्टी को डिस्चार्ज कर देगी लायबिलिटी से आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, सो एज टू रिस्ट्रिक्ट दैट पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसके राइट एक्सटिंग्विश हो रहे हैं या कोई पार्टी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो रही है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो ऐसा एग्रीमेंट चूंकि लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन कर रहा है, इस वजह से वो वॉइड है। तो इसलिए और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये है कि कोई भी ऐसा गारंटी एग्रीमेंट जो बैंक करता है जिसके द्वारा ये गारंटी दी जा रही है कि एक्सटिंग्विश नहीं होंगे राइट्स या पार्टी कोई लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगी जब एक स्पेसिफाइड पीरियड निकल जाएगा, जो कि 1 साल के बाद का टाइम होगा, 1 साल से कम का नहीं होगा। तो इसलिए उस तरह की जो बैंक गारंटी है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो जायज़ है, ये एक्सेप्शन 3 दिया हुआ है। और 29 में कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट्स विच आर फॉर अनसर्टनिटी वर्ड, एग्रीमेंट जो कि जिनका मीनिंग ही अनसर्टन है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और जिसका मीनिंग अनसर्टन है और वो केपेबल हैं और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, या जो इस काबिल नहीं है कि जिसका मीनिंग सर्टन किया जा सके, वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। यानी जो अनिश्चित मीनिंग वाले एग्रीमेंट हैं वो वॉइड होते हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टुडेज लेक्चर और सेक्शन 29 पे हम आ गए हैं एंड we'll continue this Indian Contract Act in tomorrow's lecture.